हेलो दोस्तों, आपकी अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जो है वो हर एक साल छोड़ छोड़ के पूछा है। तो पिछले साल नहीं पूछा था डिफरेंस बिटवीन, तो इस साल ज़्यादा चांसेस है। और क्या पूछता है, दो दो मार्क्स में एक एक डिफरेंस बिटवीन पूछता है और पाँच पूछता है, 6 दे देगा। उसमें से बोलेगा कि कोई 5 का डिफरेंस बिटवीन लिखना है। तो देखते हैं, ये ऑलमोस्ट हर साल पूछा ही पूछा है। जिस साल पूछे पूछे हुए का ही क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही ये मैंने डिफरेंस बिटवीन ले आया है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हम क्या क्या प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं सारे को सॉल्व करके वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग को यदि हेल्प हो रहा हो ज़रा सा भी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं डिफरेंस बिटवीन में क्या क्या है होगा, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहला ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर क्या होता है, ट्रू लेबर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इन इसमें नियमित अंतराल पर गर्भाशय में दर्दयुक्त संकुचन उत्पन्न होता है। जो बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है, एक नियमित अंतराल, मतलब जैसे 10-10 मिनट पे हो रहा है तो 10-10 मिनट पे ही होगा। एक एक कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट पे नॉर्मली आता है। तो वो क्या है, यहाँ पे वो बता रहा है कि नियमित अंतराल पे होता है। और यहाँ पे क्या है, मिथ्य प्रसव, मतलब जो झूठा प्रसव होता है या फॉल्स लेबर होता है, वो क्या होता है, गर्भाशय के संकुचन से संबंधित कोई नहीं हो। तो संकुचन मतलब यूटेरस का जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो है संकुचन के समय के साथ तीव्र एवं अधिक समय के लिए होता है। अब क्या होता है, जैसे टाइम गुजरता है, जैसे स्टार्टिंग हुआ लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन, तो क्या हुआ, जैसे टाइम बीतता है तो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी जो आ रहा था वो कम समय के लिए आ रहा था, तो वो जो ज़्यादा समय के लिए आएगा, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें दर्द की प्रवृत्ति धीमी एवं निरंतर रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें धीमे आया तो धीमे ही रहेगा, है ना। इसमें क्या होगा कि जो लेबर पेन है, जो पेन है, वो क्या होगा, तेज बढ़ते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वास्तविक प्रसव में सर्विक्स फैलाव एवं संकुचन होता है। इसमें क्या बोला, जो सर्विक्स होता है वो क्या डायलेट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें सर्विक्स डायलेटेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इसमें कोई डायलेटेशन होता ही नहीं, क्योंकि बेबी इसमें बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आना होता है। ये फॉल्स लेबर ऐसे ही पेन होता है ना। ट्रू लेबर में क्या होता है कि बेबी को बाहर आना होता है, इसलिए क्या होता है, सर्विक्स जो होता है वो फैल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पानी का थैली, बैग ऑफ वाटर का निर्माण होता है। बैग ऑफ वाटर क्या होता है, जो जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, एमनियोसेक के साथ बाहर दिखता है, उसको ही बैग ऑफ वाटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बोल रहा है इसमें बैग ऑफ वाटर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसमें क्या बोला, इसमें एनीमा एवं सेडेटिव औषधि देकर समाप्त किया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, इसको जैसे दर्द की गोली, सेडेटिव्स गोली देंगे या फिर एनीमा देंगे तो क्या होगा, दर्द जो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 नंबर बोला, इसमें शो प्रेजेंट होता है। इसमें शो प्रेजेंट होता है। शो क्या होता है, शो जो होता है म्यूकस के साथ क्या आता है, ब्लड जो आता है, शो उसको बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 5 नंबर क्या बोल रहा है, 5 नंबर बोल रहा है कि यह मल्टीपारा स्त्रियों की तुलना में प्राइमी पारा महिलाओं में अत्यधिक होता है। ये क्या होता है, प्राइमी पारा में जो होता है फॉल्स पेन जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसमें, प्राइमी पारा में होता है। और इसमें फिर क्या बोल रहा है कि इसमें इंटरनल ओस का फैलाव होता है। जो इसमें इंटरनल ओस होता है वो क्या होता है, डायलेट होने लगता है, और इसमें डायलेटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोड प्रोलैप्स और फिर कोड प्रेजेंटेशन में क्या अंतर होता है। तो पहले देख लेते हैं हम फोटो से, फिर समझ में आएगा आपको। देखो, कोड प्रेजेंटेशन और कोड प्रोलैप्स, ये जो है ये क्या है, ये जो है ये कोड प्रेजेंटेशन है और ये कोड प्रोलैप्स है। कोड प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बेबी जो होता है, बेबी के जैसे जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके साथ ही जो कोड एम्बिलिकल कोड है वो बाहर आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एम्बिलिकल कोड पहले ही बाहर आ जाता है और प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है वो बाद में आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिटल डिस्ट्रेस होने का चांस रहता है, क्योंकि ये जो होता है इससे पता ही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एम्बिलिकल कोड द्वारा। तो क्या होगा, बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, फिटल डिस्ट्रेस में जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ ही तुरंत आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये बहुत कम समय के लिए होता है, तो इसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। बट इसमें क्या होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, फिटल डिस्ट्रेस ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। इसलिए क्या किया जाता है, इसका जल्दी से मैनेजमेंट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें डिफरेंस बिटवीन, जैसे फोटो से हमने देख लिया, फोटो से देख लेंगे तो क्या होगा, हमें याद रहेगा, है ना। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है कि कोड प्रोलैप्स और कोड प्रेजेंटेशन क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे। झिल्ली फटने के बाद नाल बाहर आना प्रस्तुति भाग के समान नहीं होता। ठीक है, कोड प्रोलैप्स में क्या होता है कि इसमें झिल्ली फटने के बाद क्या होता है, नाभि नल बाहर आ जाना है, प्रस्तुति भाग के सामने होता है। ठीक है, जो भी प्रेजेंटेशन पार्ट होता है पहले इसमें हो जाता है। ठीक है, पहले क्या हो जाता है, पहले वो वही आ जाता है जो जैसे दिखाया फोटो में हमने, क्या आ जाता है, पहले एम्बिलिकल कोड जो है वो बाहर आ जाता है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें नाभि नाल प्रस्तुति भाग के नीचे चली जाती है एवं गर्भ झिल्लियाँ
अखंड हो जाती है। इसमें क्या होता है कि गर्भ झिल्लियाँ जो होती है, जो एमनियोटिक शेक जो होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड को रोक के रखता है, वो क्या होता है, वो फटता है तो उसके मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, जैसे हेड प्रेजेंटिंग पार्ट है तो हेड में चिपक के वो आ जाएगा, है ना। और इसमें क्या होता है, कोड प्रोलैप्स में ये वो पहले कोड ही आ जाता है और इसमें क्या होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट जो होगा उससे चिपक के आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि शिशु नाल और उंगलियों से छूकर देख सकते हैं, गर्भावस्था में शिशु जीवित हो तो इसे स्पंदन का अनुभव हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें पता चल जाता है कोड प्रोलैप्स में कि बाहर जैसे निकल जाता है तो छू के भी महसूस कर सकते हैं, है ना। और उसकी क्या बेबी का जो है वो मतलब जीवित है, फिटल FSH जो होता है, फिटल अल्ट्रासाउंड जो होता है, उससे भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी संभावना ब्रीच व ट्रांसवर्स लाई के में अधिक होती है। इसकी कौन सी ब्रीच और ट्रांसवर्स जो लाई होती है, इसमें ज़्यादा होने की चांसेस रहती है। ठीक है, शिशु नाल का इंट्रैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन से अनुभव किया जाता है। इसमें क्या कहता है, इंट्रैक्ट ऑफ बैग जो होता है इससे अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि पता होता है कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब ऐसे जैसे जैसे हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब दबता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और रिट्रैक्शन क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखें तो दोनों में डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो देखते हैं, गर्भावस्था में प्रारंभ होने की कुछ सप्ताह में इनमें होने वाली संकुचन अनुभव किया जाता है। इन संकुचनों में ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन भी कहते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे दर्द रहित संकुचन एवं अनियमित संकुचन, आवृत्ति विहीन। ठीक है, जो कंट्रैक्शन होता है ये क्या होता है, कंट्रैक्शन मतलब दबाव जो होता है वो, जैसे ब्रैक्सटन हिक्स में क्या क्या आता है, संकुचन जो होता है वो दर्द रहित होता है, जिसमें संकुचन होता है, जो कंट्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, पेनलेस होता है और अनियमित होता है, मतलब कोई समय नहीं होता कि कब हो रहा है, कभी हो सकता है 1 घंटा बाद भी हो सकता है। लेकिन जो ट्रू वाला होता है उसमें क्या होता है, उसमें कंटिन्यूअसली टाइम एक लिमिट रहता है, 10-10 मिनट पे ही होता है ना। उसके बाद इसमें क्या होगा, आवृत्ति विहीन, मतलब इसमें भी जो होगा कभी तेज आएगा कभी कम आएगा और बहुत कम ही आता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो है रिट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखें, रिट्रैक्शन गर्भाशय पेशीय का प्रमुख गुण होता है। ठीक है, जो गर्भाशय पेशीय जो होते हैं, रिट्रैक्शन जो उसकी मेन जो होते हैं वो गुण होते हैं। इनमें पेशी तंतु की लंबाई संकुचन होने के बाद पुनर्वस्था में नहीं जा पाती है एवं अस्थायी रूप से पेशी तंतु लंबाई कम हो जाती है। इसमें रिट्रैक्शन में क्या होता है कि जो जैसे यूटेरस का क्या है कि यूटेरस का साइज बड़ा हो जाता है, तो रिट्रैक्शन में क्या होता है कि ऐसे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो उसी स्थिति में लास्ट में जब बेबी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है, जो उसी स्थिति में आकर रुक जाता है उसको रिट्रैक्शन बोलते हैं। रिट्रैक्शन को परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स भी बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स भी बोलते हैं। जैसे क्या होता है, यूटेरस जो बड़ा हो जाता है साइज में, लेकिन ये इस टाइम में रिट्रैक्शन में क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या होता है, वो उसी पोजीशन में रुक जाता है। जैसे बेबी और प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट हो जाता है तो क्या होता है, अपने फिर एक नियत पोजीशन ले लेता है और फिर धीरे 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 वो कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैपुट सक्सीडेनम और नेक्स्ट क्या है, कैपुट सक्सीडेनम और सिफेलोहेमाटोमा क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे। कैपुट सक्सीडेनम जो होता है यह शिशु के सिर में पाई जाने वाली जल स्रोतीय सूजन है। ये क्या बोल रहा है, जल स्रोतीय सूजन होता है। और ये जो होता है शिशु के सिर में पाए जाने वाली जो इसमें ब्लड रक्त युक्त सूजन होता है। जैसे कि यहाँ पे फोटो से देखने पे आपको क्लियर होगा, देखो यहाँ पे क्या है, सिफेलोहेमाटोमा, हेमाटोमा मतलब इसमें ब्लड आ रहा है, और ये जो है ये क्या है, ये इसमें पानी वाटरी फ्लूइड भरा है ना। और दोनों जो कहाँ भरता है, वो सिगमेंटल सूचस में ही भरता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एक वीडियो में हेमाटोमा वाला में मतलब ब्लड, हेमाटोमा मतलब ब्लड हो रहा है, और इसमें क्या बोलते हैं, कैपुट सक्सीडेनम में क्या होता है कि पानी भरता है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब बाकी दोनों स्वेलिंग होता है हेड में, बट कैपुट सक्सीडेनम में क्या होता है कि कैप की तरह हो जाता है, थोड़ा बड़ा रहता है। देखो जैसे कि आप देख सकते हो, कैपुट सक्सीडेनम में क्या हो रहा है, कैप की तरह बड़ा हो जाता है। और ये सिफेलोहेमाटोमा में क्या होता है, छोटा सा होता है और छोटा सा होता है। और इसमें जो होता है वाटरी जिसमें रहता है, उसमें यहाँ पे देखेंगे एडिमा की तरह लक्षण आता है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बोला, कैपुट सक्सीडेनम क्या होता है, यह शिशु के शरीर में पाई जाने वाली जल शोधक सूचक है। ये क्या है, इसमें जल पाया जाता है और इसमें ब्लड जो जम जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं, यह सीरोवल्क ऊतक रक्त युक्त लसिकाएं से भरी होती है। इसमें रक्त युक्त दिया है बट ब्लड नहीं रहता है, उसमें बहुत जरा सा मात्रा रहता है। और इसमें क्या होता है, यह जन्म के दौरान सिर में श्रोणि रगड़ के कारण पेरिओस्ट्रियम के नीचे
रक्त भरने से होता है। इसमें क्या होता है, पेरियोस्टम जो लेयर होती है ब्रेन की, उसमें क्या होती है, उसमें रक्त भर जाता है। इसमें जो होता है रक्त भर जाता है हेमोटोमा लगा है तो, और इसमें क्या होता है, कैपुट सक्सीडेना में ब्लड भर जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो है, इसमें दबाने से गड्ढा बनता है। इसको यदि आप दबाओगे तो क्या गड्ढा जैसा बन जाएगा, जैसे एडिमा में आता है वैसे। लेकिन इसमें दबाने से गड्ढा नहीं बनता है, क्योंकि ये ब्लड रहता है और इसमें पानी रहता है, इसलिए गड्ढा जैसा बन जाता है। नेक्स्ट जो है वो 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर देखेंगे, यह सीवन रेखा के दूसरी ओर जा सकती है। ये सीवन रेखा के दूसरी ओर जा सकती है, ये सीवन रेखा के दूसरी ओर कभी नहीं जाती है ना। ये अंतर है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या है, ये है ना, ये है सिफेले हेमोटोमा और ये है कैपुट सक्सीडेनम। से कैपुट सक्सीडेनम में पानी भरता है और सिफेले हेमोटोमा में क्या ब्लड भरता है ना। पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज देखेंगे यहाँ पे, पोस्टपार्टम हेमरेज और एंटीपार्टम हेमरेज देखेंगे। पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद जो हो रहा है वो उसको बोलेंगे, और एंटीपार्टम मतलब डिलीवरी से पहले जो हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन में, जैसे शिशु जन्म के पश्चात माँ को 6 सप्ताह तक जनन मार्ग से होने वाली रक्तस्राव को ही प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं। यह रक्तस्राव सूतिका अवस्था में कभी भी हो सकता है। ये क्या बोल रहे हैं, 6 सप्ताह बाद जो प्यूपेरियन पीरियड जो होता है 6 सप्ताह के लिए, उसमें कभी भी ब्लड क्या होता है, योनि मार्ग द्वारा ब्लड जो डिस्चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, जनन मार्ग द्वारा पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच बोलते हैं। और एंटीपार्टम हेमरेज किसको बोलेंगे, शिशु के जन्म लेने से पहले अथवा गर्भावस्था के 28 हफ्ते के पश्चात जनन मार्ग से, बर्थ कैनाल से होने वाली रक्तस्राव को एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं, है ना। ये पोस्टपार्टम और एंटीपार्टम में बस इतना अंतर है। आपको और भी लगाना हो तो जैसे लगा सकते हो कि ये प्रसव के बाद होता है और ये प्रसव के पूर्व होता है ना। नेक्स्ट जो है वो ट्विंस देखेंगे। ट्विंस को कैसे देखेंगे, ट्विंस कौन से जुड़वा, ये यूनिवोलर ट्विंस और बाइवोलर ट्विंस। यूनिवोलर ट्विंस और बाइवोलर ट्विंस में क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे, यह जुड़वा शिशुओं का निर्माण एक ही जाइगोट से होता है। ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा है, यूनि मतलब एक होता है, बाई मतलब 2 होता है। ये क्या हो रहा है कि एक ही जाइगोट से निर्माण होता है ना। इसमें यूनिवोलर ट्विंस अथवा मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवोलर ट्विंस या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं। यह जाइगोट के निर्माण के बाद बदलना क्या होता है, जाइगोट के निर्माण के बाद बदलन विभाजन के समय यह जाइगोट 2 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग संपूर्ण शिशु का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो 2 सेल वाला निर्माण होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो अलग अलग सेल में, ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि एक ही सेल में एक ही मतलब पार्ट में डिवाइड होता है, बट वहाँ पे क्या होता है 2, जैसे जाइगोट बनता है वैसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो वो जो होता है यूनिवोलर होता है। यूनिवोलर में क्या होता है कि एक ही रहता है और एक बार फर्टिलाइज होता है, उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है 2 भाग में बच जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसको आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं और इसको बाइवोलर को अनआइडेंटिकल। जहाँ पे ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, मोनोजाइगोटिक जो होता है आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही जो होता है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद ये 2 अलग अलग बन जाते हैं। जैसे इनकी रंग रूप शकल सब कुछ सेम रहेगा, आवाज इवन फेस बाल सब कुछ सेम रहेगा, है ना। और जो डाइजाइगोटिक हो गए हैं ट्विंस, वो डिफरेंस होंगे। इनके रंग रूप कलर अलग हो सकते हैं, इनकी सेक्स लिंग भी अलग हो सकते हैं। और इनमें क्या होता है, ये लड़का है तो लड़का ही रहेंगे, लड़की है तो लड़की ही रहेंगे, है ना। जो है वो सेम सेक्स सेम मतलब दिखेंगे, सेम बाल फेस सब कुछ सेम रहेगा, है ना। आवाज इवन भी सेम रहेगा। बट डाइजाइगोटिक में क्या होता है, जाइगोटिक में क्या होता है, ये डिफरेंट रहेगा सब कुछ, फेस रंग गोरा काला भी हो सकता है ना। यहाँ पे देखेंगे उसके बाद बाइमोलर में क्या देखिए, यह जुड़वा भ्रूण में निर्माण पृथक ओवम एवं स्पर्म के संयोजन के कारण होते हैं। इन्हें बाइनोवुलर ट्विंस या डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। इन्हें पेरेंटल ट्विंस भी कहते हैं, पेरेंटल ट्विंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2 एग और 2 स्पर्म के मिलने के बाद होता है, और 2 एग 2 स्पर्म के मिलने के बाद होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक एग ही बनता है और इसमें या तो 2 स्पर्म आके वो अलग अलग फर्टिलाइज हो जाएगा, या फिर एक फर्टिलाइज होने के बाद फिर जब वो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, तो अलग अलग यहाँ पे 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं यूनिवोलर ट्विंस और बाइवोलर ट्विंस। ठीक है फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मेरी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ देखेंगे प्री मैच्योरिटी और पोस्ट मैच्योरिटी क्या होता है देखेंगे। ठीक है, गर्भावस्था के 27 सप्ताह के अवधि से पूर्ण जन्मे शिशु को प्री टर्म बेबी कहते हैं। ऐसे शिशु का वजन 250 ग्राम या इससे भी कम हो सकता है ना। ये क्या बोल रहा है कि 27 सप्ताह से पहले, मतलब 37 वीक से पहले जो भी बेबी जन्म ले रहा है उसको प्री मैच्योरिटी या फिर प्री टर्म बेबी बोलेंगे। टर्म मतलब जैसे समय पूरा नहीं हुआ, उस समय से पहले बर्थ ले रहा है ना। वो जो है उसका वजन 50 ग्राम से कम भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई
वो नहीं होता, यूजुअली कम ही होता है ना। प्री टर्म जो बेबी होते हैं वो क्या होता है, लो बर्थ वेट ही होते हैं। नेक्स्ट जो है पोस्ट टर्म, पोस्ट या पोस्ट मैच्योरिटी, प्रसव के अनुमानित तिथि के बाद भी 2 सप्ताह तक गर्भावस्था यदि जारी है तो प्रसव आरंभ नहीं हो तो ऐसे स्थिति को पोस्ट मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, ये क्या बोला, जैसे टर्म जो हो गया तो 42 वीक से ज़्यादा हो रहा है तो फिर उसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलेंगे या फिर पोस्ट टर्म बेबी बोलेंगे, ठीक है, पोस्ट मैच्योरिटी या फिर पोस्ट टर्म बेबी बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे यहाँ पे प्री मैच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ओवल्यूएशन क्या होता है और इनवल्यूएशन क्या होता है। ओवल्यूएशन क्या होता है, परिपक्व ग्राफीय फॉलिकल की क्षति, ओवल्यूएशन से द्वितीय ऊतक मुक्त होना तथा इनसे कंसेप्शन के लिए उपलब्ध होने वाली ओवल्यूएशन कहलाती है। ओवल्यूएशन सीधी सी बात समझना है आपको कि जैसे ओवरी से फिलिपियन ट्यूब के थ्रू जो एग यहाँ से चल रहा है उसको ही ओवल्यूएशन बोलते हैं, है ना। यहाँ से जो एग क्या होता है, यहाँ पे ये यूटेरस हो गया, ठीक है, ये ओवरी हो गया, ओवरी से जैसे एग यहाँ से रिलीज हुआ और एग जो रिलीज होके यहाँ से आ रहा है ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ तक, और यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए वो आता है। फर्टिलाइजेशन हुआ या ना हुआ, जो एग रिलीज होगा इसको हम ओवल्यूएशन बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इनवल्यूएशन क्या होता है, प्रसव के बाद जनन अंगों के गर्भावस्था से पूर्व स्थिति धीरे धीरे वो वापस आने को इनवल्यूएशन बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जो भी जनन मार्ग, जो भी जैसे यूटेरस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया, ये सब क्या होता है कि जनन मार्ग जो होता है बर्थ के समय क्या होता है, बड़ा हो जाता है, सब कुछ बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। वो फिर पहले की स्थिति में जैसे प्री प्रेगनेंटी स्टेज था, जो प्रेग्नेंट होने से पहले की जो स्टेज थी, जैसे बॉडी ऑर्गन्स था, उस स्टेज में आने को इनओवल्यूएशन बोलते हैं, है ना। ओवल्यूएशन किसको बोलेंगे, एग रिलीज हुआ उसको, और इनओवल्यूएशन किसको बोलेंगे, जब जैसे पहले के स्टेज में बॉडी जो है, बॉडी ऑर्गन्स जो है, वो जो भी जेनाइटल ऑर्गन्स है, जो भी क्या है जन्म देने के समय भाग लिया था, जो बड़ा हुआ था, वो पहले के प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जो जा रहा है उसको इनओवल्यूएशन बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट जो है वो बैंडल्स रिंग और कॉन्ट्रैक्टेड रिंग। बैंडल्स रिंग, कॉन्ट्रैक्शन रिंग और बैंडल्स रिंग में क्या अंतर है, यहाँ पे जैसे कि आप पहले फोटो में देख लो, ठीक है, ये बैंडल्स रिंग हो गया और ये कॉन्ट्रैक्टेड रिंग हो गया। कॉन्ट्रैक्टेड रिंग में क्या होता है कि लोअर होते हैं यूटेरस यहाँ पे होता है, और ये जो होता है बैंडल्स रिंग में एकदम बीच में सेंटर में होता है ना। तो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे कि देखेंगे, फोटो में देखने से क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे ये देखते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिंग और बैंडल्स रिंग क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिंग यह गर्भाशय के सर्कुलर पेशीय तंतुओं को ऐंठन स्पाज्म के कारण होता है। एक अंगूठी के समान रिंग विकसित होता है। यह रिंग गर्भाशय में कहीं भी वह प्रसव की स्थिति अवस्था में बन सकती है। यह क्या होता है, गर्भाशय में कहीं भी बन सकती है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो लोअर जो होता है नीचे की तरफ ही बनता है ना। यह सामान्यतः रिंग की ऊपरी गर्भाशय भाग तथा निचली भाग में होता है। निचली भाग के जंक्शन पर फीटस के सिफेलिक प्रस्तुति में गर्दन के निकट होता है, ठीक है। ये जो होता है ये क्या होता है, जैसे सिफेलिक रहता है तो ये गर्दन के यहाँ नीचे में होगा, यदि या नीचे या ऊपर कहीं पे भी हो सकता है बैंडल्स रिंग, है ना। लेकिन ये जो होता है, सॉरी बैंडल्स रिंग नहीं, कॉन्ट्रैक्शन रिंग। बैंडल्स रिंग जो होता है एकदम बीच में सेंटर में होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन रिंग इस साइड नीचे या इस साइड ऊपर हो सकता है, लेकिन मोस्टली नीचे ही होता है ना। नेक्स्ट देखेंगे ये बैंडल्स रिंग क्या हो रहा है, गर्भाशय के ऊपरी भाग में तीव्र संकुचन के फलस्वरूप गर्भाशय के चारों ओर एक खांचा अर्थात वक्र जो होता है, वक्र कर्व का निर्माण होता है, बैंडल्स रिंग कहलाता है, ठीक है। इसे पैथोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन रिंग भी कहते हैं, इसे पैथोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन रिंग भी कहते, रिट्रैक्शन रिंग भी कहते हैं ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ये जो बीच में हो रहा है वो बैंडल्स रिंग होगा। कॉन्ट्रैक्शन रिंग यहाँ पे ये साइड में दोनों ऊपर या नीचे हो सकता है ना, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा नीचे की तरफ ही होता है ना। नेक्स्ट होता है प्लेसेंटा प्रीविया, देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटल एब्रप्शो या फिर एब्रप्शो प्लेसेंटा किसको बोलते हैं यहाँ पे देखेंगे। जैसे पहले फोटो में देख लेते हैं हम, ये जो है ये क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, और ये जो है एब्रप्शो प्लेसेंटा हो गया। एब्रप्शो प्लेसेंटा ये जैसे हो गया, प्लेसेंटा तो है लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे डिटैच हो रहा है, और वो क्या डिटैच इंटरनली डिटैच होता है ना। और ये जो है ये क्या होता है, प्लेसेंटा जो सर्विक्स का ओपनिंग ओस होता है वो ओस को ही बंद कर देता है, और ये जो होता है ये डिटैच होने लगता है। प्लेसेंटा जो होता है वो डिलीवरी से पहले ही, बच्चा के डिलीवरी से पहले ही क्या होने लगता है, डिटैच होने लगता है ना।
तो यहाँ पे जैसे देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया ये क्या बोल रहा है, आमतौर पर गर्भावस्था के समय प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग में आरोपित होता है, लेकिन किसी परिस्थिति में प्लेसेंटा गर्भाशय के निचली भाग में पूर्ण या आंशिक रूप से आरोपित हो जाती है तथा सर्विक्स के इंटरनल ओस को आंतरिक या पूर्ण रूप से ढक लेती है। इसी अवस्था को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि क्या बोल रहा है कि जो भी प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो नीचे की तरफ प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाता है और जो इंटरनल ओस होता है उसको पूर्ण रूप से आंशिक रूप से ढक लेता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, ये पूरे तरह से ढक लिया है। तो आंशिक रूप से ये ऐसे भी ढक सकता था या ये पूरे ढक लिया है ना। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया देख लिया हमने, प्लेसेंटा एब्रेप्शो देखेंगे, है ना। यह एक असामान्य स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा का आरोपण तो गर्भाशय के ऊपरी भाग में सामान्य रूप से होता है, परंतु गर्भवस्थ शिशु के जन्म से पहले ही इसका प्री मैच्योर पृथक्करण, अतः इसको दुर्घटनात्मक रक्तस्राव भी कहते हैं। ये क्या बोल रहा है कि किसी कारणवश क्या होता है, जन्म से पहले ही क्या होता है, ये सामान्य रूप से पृथक हो जाता है। ठीक है, जैसे कैसे देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, जन्म से पहले, बर्थ से पहले क्या हो रहा है, डिटैच हो रहा है। ये जो है ये यहाँ पे ब्लड क्लॉट्स दिख रहा है ना, तो ये पहले ही डिटैच हो जा रहा है। तो ये हमने ये किया प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा एब्रप्शन देखा, है ना। दोनों को हमने डील कर लिया। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे इक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया, है ना। प्री एक्लेम्सिया पहले क्या देखेंगे, प्री एक्लेम्सिया लेट प्रेगनेंसी का रोग होता है ना। इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसमें रक्तचाप 140/90 तक हो सकता है, वहनिया संकुचन हो सकती है, अंगों में रक्त पूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रक्त हाइपरटेंशन जो होता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, और कितना होगा 140/140 जो है क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 mmHg हो सकता है, जिसके बाद इससे क्या होता है, वाहिनियां जो होती हैं संकुचित हो जाती है और अंगों में क्या होता है, कम जो रक्त प्रवाह होता है वो कम होता है ना। नेक्स्ट इक्लेम्सिया क्या होता है, यह देखेंगे, यह रोग प्री इक्लेम्सिया से बढ़ी हुई गंभीर अवस्था होती है। ठीक है, ये क्या होता है, प्री इक्लेम्सिया का बढ़ा हुआ गंभीर अवस्था होता है। प्री इक्लेम्सिया के लक्षणों के साथ, ठीक है, कन्वल्सन व अचेतन कोमा स्थिति भी सम्मिलित होती है, इसलिए इसे टॉक्सेमिया और प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी प्री इक्लेम्सिया के कंडीशन है वो प्री इक्लेम्सिया कंडीशन के साथ क्या आएगा, यहाँ पे सीजर्स भी आएगा, कन्वल्सन भी आएगा, है ना, झटके आएंगे उसको, क्या जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वैसे उसको झटके आएंगे। मिर्गी का दौरा अलग होता है बट ये क्या होता है, ये अलग होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, उसके जैसा मैं एग्जांपल दिया, ना कि वो दोनों चीज़ अलग अलग कंडीशन है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, और प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, तीन कंडीशन होता है। एक जो होता है वो हाइपरटेंशन, बीपी जो बढ़ा रहेगा, दूसरा जो प्रोटीन यूरिया होगा, मतलब यूरिन में प्रोटीन आउट होगा, और तीसरा जो कंडीशन होगा एडिमा की वजह से फिर बॉडी वेट बढ़ जाएगा। और एडिमा जो है वो कैसे डायग्नोस करते हैं, जैसे पैर जो है स्वेल हो गया, तो आप यदि उंगली से दबा के थोड़ी देर 1 मिनट रखोगे और तुरंत उंगली हटाओगे तो क्या होगा, वहाँ गड्ढा बन जाएगा, तो उसको वैसे जो दिखता है उसको एडिमा बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 कंडीशन प्री इक्लेम्सिया में होता है, वो कौन कौन सा होता है, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, ठीक है, प्रोटीन यूरिया और एडिमा, ये 3 चीज़ रहता है। और इक्लेम्सिया में फिर क्या होता है, ये तीनों चीज़ों के साथ क्या होता है, कन्वल्सन, मतलब झटके, सीजर्स जो आने लगते हैं उसको इक्लेम्सिया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को हेल्प हुआ हो तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, आपकी एक लाइक से और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ तक अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।